हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में वी विल स्टडी अबाउट द टॉपिक रिफॉर्मिस्ट पॉलिसी पैकेज ऑफ जुलाई 1991। दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ यूनिट 5 रेगुलेटरी पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क of the subject business environment MCO4 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि है रिफॉर्मिस्ट पॉलिसी पैकेज ऑफ जुलाई 1991। सो इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या मैल फंक्शन हुआ उन सब के बारे में तो हमने एक बार देख लिया, ठीक है। 1990 तक क्या क्या हाल हुआ, क्या क्या दिक्कतें इंडियन इकोनॉमी में आई, वो सारा हमने देख लिया है। एंड द इमीडिएट नेसेसिटी ऑफ चेंजिंग गवर्नमेंट पॉलिसी इन जुलाई 1991 इज एट्रीब्यूटेड टू द प्रॉब्लम ऑफ एक्सटर्नल पेमेंट्स, ठीक है। सो इसके बाद जो है, इसके बाद हमारे पास क्या हुआ, ये जो भी पॉलिसीज आए 1991 में, ये सब क्यों आए, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स और भी थे, ठीक है। और प्रॉब्लम्स जैसे कि मेन प्रॉब्लम हमारा यही था एक्सटर्नल पेमेंट का, बाहर जो जिससे हमने उधारी ली थी वो हम चुका नहीं पा रहे थे, हमारा कंट्री जो है वो चुका नहीं पा रहा था। ये एक्चुअली क्या एक दिन में हम ऐसा हुआ नहीं, ये जो है काफी टाइम से हुआ, काफी टाइम से। यानी कि अगर हम 1985 टू 90 की बात करें तो उस टाइम में जो है बहुत भयंकर प्रॉब्लम्स हो रहा था। सो ये सारा का सारा क्राइसिस एक्चुअली 1985 टू 90 इस दौरान, इसी एरिया में जो है, इसी दौरान जो है, इन्हीं ईयर्स के बीच जो है मेन प्रॉब्लम्स रही, सब हुआ। फिर गल्फ क्राइसिस जो 1990 में हुआ, ठीक है। यहाँ पे गल्फ क्राइसिस के कारण हमारा जो ऑयल का जो इंपोर्ट बिल है वो बहुत ज्यादा हाई हो गया, ठीक है। इट शॉट अप, इट रियली शॉट अप, ठीक है। सो ड्यूरिंग द गल्फ क्राइसिस ऑफ 1990 द ऑयल इंपोर्ट बिल शॉट अप एंड सेम टाइम, उसी टाइम में क्या हुआ, जो वर्कर्स थे जो कि बाहर विदेशों में गल्फ में रहते थे, गल्फ एरियाज के जितने भी वर्कर्स थे, गल्फ एरिया वाले वर्कर्स जो था वो जो है वापस जो है इंडिया में पैसे नहीं भेज पा रहे थे अपने फैमिलीज को, ठीक है। सो जिस कारण क्या हुआ, जो भी रेमिटेंसेस हैं, ठीक है, वो सारे जो है डिक्लाइन हो गए, ठीक है। सो इस दौरान जो है वी कैन सी दैट एट द सेम टाइम workers remittance from the Gulf area declined and there was additional burden of repatriating and rehabilitating NRIs from West Asia, ठीक है। सो ये लोग वापस भी आ रहे थे, इनको रिहैबिलिटेट करना, इनको रिपैट्रिएट करना, ये सारा भी जो था एक पंगा ही था, एक तरीके से बर्डन भी था, ठीक है। सो इन सब वजहों के कारण क्या हो गया, ऑल दीज रिजल्टेड इन एन इंक्रीज इन द करंट अकाउंट डेफिसिट टू 9.7 बिलियन डॉलर्स। तो इन सब के चक्कर में, ठीक है, इन सब पंगों के चक्कर में हुआ क्या, हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, ठीक है, अगर हम करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें वो 1990 टू 91 में 9.7 बिलियन डॉलर हो गया। जबकि अगर हम 1989 टू 90 का डेटा देखें ना तो ये खाली 6.9 बिलियन ही था, ठीक है। सो देखो एकदम 1990 टू 91 में दिस फिगर रोज अप बाय 9.7 बिलियन ये हो गया था। क्या चीज, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है 9.7 बिलियन डॉलर जो है वो हो चुका था। एंड एट दैट सेम टाइम इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो भी अपने लोएस्ट पीक पे चला गया था, यानी कि हमारे पास बस 1.2 बिलियन डॉलर्स ही था एज ऑफ दिसंबर 1990, ठीक है। बहुत ही कम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास था, ठीक है। यानी कि जो डॉलर वगैरह होता है, जो फॉरेन करेंसी जो हमारा कंट्री अपने पास रखता है, उसका रिजर्व ही हमारे पास नहीं था। अगर रिजर्व ही नहीं है तो भाई आप पेमेंट ही कैसे करोगे, ठीक है। 9.7 बिलियन डॉलर आपको पे करना है, आप कैसे पे करोगे, ठीक है। आपके पास इतनी फंडिंग ही नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब बहुत ही ज्यादा हम लोग ना डूबे हुए थे, ठीक है, उस टाइम पे। इसके अलावा दो और प्रॉब्लम थे जिसको हमें टैकल करना था। पहला प्रॉब्लम था कॉमर्शियल बोरोइंग वाज नो लॉन्गर पॉसिबल ड्यू टू डाउनग्रेडिंग ऑफ इंडिया बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कौन होते हैं भैया, ये एजेंसीज होती है ना, कुछ एजेंसीज होते हैं, ठीक है। ये एजेंसी क्या करती है, कंट्री को ना रैंकिंग करती है कि भाई ये वाला कंट्री बहुत अच्छा है, ए रैंकिंग इस कंट्री को दे दिया, दूसरे कंट्री को हमने बी रैंकिंग दे दिया।
और भी थोड़ा और कवाड़ा कंट्री, उसको हमने सी रैंकिंग दे दिया। अब ये रैंकिंग भी किस हिसाब से देते हैं, वो जो लोन, कोई भी बंदा लोन ले, क्या वो बंदा लोन रीपे कर सकता है। सिमिलरली कोई भी अगर कंट्री उधारी ले तो उसकी रीपेमेंट की क्षमता कितनी है, ठीक है, उस हिसाब से ये रेटिंग होता है। सो जो कंट्रीज जिनकी रीपेमेंट की क्षमता जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, तो उनको ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ए ग्रेड दे देते हैं, ठीक है। जिनकी क्षमता बहुत कम है उनका नीचे डी ई जो भी है नीचे वाले ग्रेड्स मिलेंगे। तो अगर हम जो है इंडिया की रेटिंग की बात करें, अब इंडिया का देखो हाल ही आपने देख लिया, बहुत ही इतना 9.7 बिलियन तो कर्जे में ही था, ठीक है, और 1.2 बिलियन का खाली हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व था। अब कहां से आप पे करो, देखो 1.2 बिलियन हाथ में, 9.7 बिलियन पे करना है, मतलब बहुत ही बुरा हाल था। सो ऐसे केस में यानी कि हम जो है अपना जो उधारी है, हम अपने उधारी को पे करने की किसी भी हालत में बिल्कुल भी नहीं थे, ठीक है। सो इस केस में क्या होगा, हमारा जो रेटिंग होगा वो बहुत ही ज्यादा नीचे, पुअर रेटिंग होगा उस टाइम हमारा, ठीक है, बहुत ही घटिया रेटिंग होगा। और उस घटिया रेटिंग के इम्प्लीकेशन क्या है, अगर किसी कंट्री को उस टाइम घटिया रेटिंग मिलता था तो उस कंट्री को कोई और, आप जो है कमर्शियल बोरोइंग नहीं कर सकते, आप ना कहीं से लोन नहीं ले सकते, लाइक प्राइवेट तरीके से आप जो है लोन ढंग से नहीं ले पाते थे। सो ये प्रॉब्लम था। सो आप जो है इंडिया जो है उस टाइम जो है कमर्शियल बोरोइंग नहीं कर पा रहा था, कमर्शियल बोरोइंग किसी भी तरीके से वो नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसका जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने स्कोर उसको बहुत ही कम दिया, उसको जो है डाउनग्रेड कर दिया हमारे कंट्री को, ठीक है। सो ये था पहला प्रॉब्लम। ये अब दो प्रॉब्लम है, ठीक है, ट्विन प्रॉब्लम है भाई, दो प्रॉब्लम है। ये तो पहला इतना बड़ा प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम क्या था कि रोलिंग ओवर ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट बिकेम डिफिकल्ट सिंस द अमाउंट ऑफ सच क्रेडिट टच्ड $5 बिलियन। अब देखो शॉर्ट टर्म क्रेडिट होता है ना, ये सब रोल ओवर करना, आप ना छोटा अमाउंट हो तो उसको रोल ओवर कर सकते हो, ठीक है। अब आप जैसे फॉर एग्जांपल आप ही देख लो, जैसे 2-3 हजार है, ठीक है, इतना तो आप चलो किसी को दे भी सकते हो, रोल ओवर भी कर सकते हो। अब कोई बड़ा अमाउंट आ जाए, आपको बोले कि भाई चलो 1-2 लाख को रोल ओवर करो, आप भी सोचने लग जाओगे भाई यार 1-2 लाख में एक तो लाऊंगा कहां से है, और फिर मैं रोल ओवर कैसे करूंगा, तो आप भी सोच में पड़ जाओगे। तो वही यहाँ पे भी वही चीज हो रही है, जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट है, रोलिंग ओवर जो है, रोल ओवर हम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इन सब का जो क्रेडिट का जो फिगर है ये सब भी बहुत ज्यादा हो गया था, ठीक है। सो रोलिंग ओवर ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट बिकेम डिफिकल्ट सिंस द अमाउंट ऑफ सच क्रेडिट टच्ड $5 बिलियन। सो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में हमारी कौन मदद करेगा, हम लोग इतने डूबे हुए हैं, इतना बुरा डूबे हुए हैं, हमारी ऐसे सिचुएशन में कौन मदद करेगा। एक इंडिया एज अ कंट्री, इंडिया की मदद जो है वो कौन करेगा। तो यही आज का हमारा टॉपिक है, रिफॉर्मिस्ट पॉलिसी पैकेज ऑफ जुलाई 1991। सो ऐसे सिचुएशन में जिसने हमारी मदद की वो था IMF, ठीक है। तो under the circumstances there was urgent need for identifying sources of exceptional financing, ठीक है। सो ऐसे सिचुएशन में हमें एक्सेप्शनल फाइनेंस की जरूरत थी, ऐसे लोग जो हमको फाइनेंस कर सके इतने गंभीर सिचुएशन में। सो यहाँ पे जो है हमने IMF की मदद ली, ठीक है। सो IMF के पास हम लोग गए, IMF को हमने अपना सिचुएशन बताया और हमने जो है जनवरी 1991 में उन लोगों से मदद की अंडर द कंटिजेंसी कॉम्पनसेटरी फाइनेंशियल फैसिलिटी, ठीक है। सो इस फैसिलिटी के अंदर जो है हमने उन लोगों से क्या लिया, हमने उन लोगों से मदद लिया। सो इनके स्कीम में जो है $1.8 बिलियन कुड बी ड्रॉन अंडर दिस स्कीम। ये जो कंटिजेंसी कॉम्पनसेटरी फाइनेंशियल फैसिलिटी है, फाइनेंसिंग फैसिलिटी है, CCFF इसका जो है शॉर्ट में लिखते हैं इसको, कंटिजेंसी कॉम्पनसेटरी फाइनेंसिंग फैसिलिटी, ठीक है। सो ये एक एक्सेप्शनल फाइनेंसिंग का सिचुएशन में आता है, हमने IMF से असिस्टेंस लिया और इसमें जो है हमने जो है डायरेक्ट ड्रॉ जो है हम $1.8 बिलियन तक हम डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते थे। इसके अलावा RBI यानी कि हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है
अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास गिरवी रखने के लिए क्या है, उसके पास गिरवी रखने के लिए गोल्ड है, ठीक है। सो उसने जो है उसने गोल्ड कितना 46.91 टन ऑफ गोल्ड जो है रिजर्व बैंक ने जो है प्लेज किया अब्रॉड, बाहर जो है विदेश में उन्होंने प्लेज किया, जिससे कि आरबीआई को जो है $400 तक जो है मिला, ठीक है। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मिला $400 मिलियन टू मीट द लिक्विडिटी फॉर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ एट अ टाइम। सो एट अ टाइम जो है $400 जो है मिलियन डॉलर हमें मिल रहा था पर मंथ के हिसाब से। बट इवन देन द क्राइसिस कुड नॉट बी अवर्टेड, क्योंकि हमारा जो सिचुएशन था उसमें जो है और ज्यादा पैसे की जरूरत थी, ठीक है। सो इवन देन द क्राइसिस कुड नॉट बी अवर्टेड एंड देयर वाज फर्दर ड्रॉप इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व टू 1.1 बिलियन एंड डिफॉल्ट ऑन सर्विसिंग एक्सटर्नल डेट वाज इमिनेंट, ठीक है। और हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था फर्दर मोर और कम हो गया, $1.1 बिलियन ही अब रह गया। हमारा जो है फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व है, मतलब जो डॉलर वगैरह जो फॉरेन करेंसी हम अपने पास रखते हैं, उसका जो लेवल है वो और ज्यादा जो है ड्रॉप हो गया। सो इस सिचुएशन में हमें और ज्यादा मदद की जरूरत थी, ठीक है। और अगर फर्दर अगर आपको मदद चाहिए किन लोगों से, IMF एंड वर्ल्ड बैंक, ये दोनों ऐसे बहुत बड़े बॉडीज हैं वर्ल्ड के। अगर इन लोगों से फर्दर आपको मदद चाहिए तो इन लोगों ने कंडीशन रख दिया। क्या कंडीशन रखा? सो इन लोगों ने बोला कि अगर आपको हमसे और फंडिंग चाहिए और असिस्टेंस चाहिए तो आपको जो है स्टेबिलाईजेशन एंड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम जो है इसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। ये कंडीशन था और इस कंडीशन को मानना जरूरी था। कंप्लायंस विद द कंडीशंस was a must. Hence, the reformist policy measures were initiated by the government of India in July 1991. तो इसी से हमारे आज का जो टॉपिक है हमारा, इसकी शुरुआत जो है वो इन्हीं सारी कहानी से हुई थी कि भाई हम जो है वो इतना ज्यादा डूबे पड़े थे कि हमने अपना गोल्ड तक गिरवी रख दिया, उसके बाद भी जो है हम जो है उसको कवर अप नहीं कर पाए। हमें और ज्यादा पैसों की जरूरत थी और फर्दर आपको और ज्यादा अगर असिस्टेंस चाहिए वर्ल्ड बैंक और IMF से, तो उन लोगों ने बोला कि भाई तुम्हें जो है अपनी कंट्री में स्ट्रक्चरल चेंजेस करना पड़ेगा, तुमको जो है स्टेबिलाईजेशन एंड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम जो है अपने कंट्री में करना पड़ेगा। और हमारा कंट्री जो था वो थोड़ा बुरा हाल था, इसलिए हमें मानना पड़ा वो बात। एंड इसी कारण जो है हमारा जो है रिफॉर्मिस्ट पॉलिसी मेजर्स आया, जो कि गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया कब? जुलाई 1991 में। अब गवर्नमेंट जो है इस नए पॉलिसी पैकेज में जो है हमारे गवर्नमेंट को जो है बहुत सारे चेंजेस करने पड़े। वो क्या क्या चेंजेस करने पड़े वो सब हम जो है नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू रियाज क्लासेस। थैंक यू एंड बाय बाय।